बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। लास्ट टाइम स्टूडेंट हमारा यही टॉपिक था, बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, कि इंसान जो बायोलॉजी है उसने किस तरीके से इंसानियत की खिदमत की है। तो जो मेन हेडिंग थी उसकी, जो बायोलॉजी जो है वो सर्विस कर रही है इंसानियत की, उसकी पहली हेडिंग थी इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन स्टूडेंट। नंबर 2 था कम्बेटिंग डिजीज, और नंबर 3 था प्रोडक्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। हम पहली हेडिंग को डिस्कस, लास्ट लेक्चर में हमने पहली जो हेडिंग थी इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन उसको डिस्कस किया था। और उसके अंदर स्टूडेंट हमने कुछ मेन हेडिंग जो डिस्कस की थी वो कौन कौन सी थी। नंबर 1 हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिस्कस किया था। और नंबर 3 पे हमने केमिकल कंट्रोल को डिस्कस किया था। कंट्रोल जो है वो दो तरह का होता है, एक केमिकल कंट्रोल और दूसरा बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये हमने डिस्कस किया था। याद रखना, आप देखें चाहे सिलेक्टिव ब्रीडिंग हो, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, हमारा मकसद ये, इसका मकसद क्या था बायोलॉजी का, कि फूड को जो है ना इंक्रीज किया जाए। अब फूड को इंक्रीज करने से मुराद ये है कि उसकी उसकी क्वालिटी का भी हमने ख्याल रखना है और उसकी हमने क्वांटिटी का भी ख्याल रखना है। अब ऐसा ना हो कि अगर क्वांटिटी हमें बहुत ज्यादा मिल रही है, अगर उसकी क्वालिटी ना हो, अगर वो इंसान के खाने के काबिल ही ना हो, तो फिर उसका क्या फायदा स्टूडेंट। तो इसलिए हम उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए बेहतर बनाया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बेहतर बनाया, फिर कंट्रोल के जरिए केमिकल कंट्रोल, हमने केमिकल का इस्तेमाल किया था स्टूडेंट। और उसके जरिए हमने, ताकि प्लांट के अंदर जो है वो डिजीज पैदा ना हो, डिजीज पैदा नहीं होगी तो लाजमी बात है उसकी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा होगी। लेकिन लास्ट वाले लेक्चर में कुछ जो इस तरह की आपके लिए वर्डिंग थी उसको जरा आप क्लियर कर लें। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर एक पैथोजन का वर्ड इस्तेमाल हुआ था और दूसरा इंसेक्ट पेस्ट का। इसका मैंने शायद आपको बताया भी था कि पैथोजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसको हम पैथोजन कहते हैं। अगर प्लांट के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है तो प्लांट पैथोजन, अगर एनिमल के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है तो एनिमल पैथोजन कहलाएगा। यानी कोई भी स्टूडेंट ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करता है उसको हम पैथोजन इस्तेमाल करते हैं। दूसरा था पेस्ट और इंसेक्ट। इंसेक्ट जो है बाज बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और बाज जो है वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं, लेकिन पेस्ट हमेशा जो है वो आपका लिए नुकसानदेह ही होता है, वो नुकसान ही करता है वो। तो कोई भी जो है ना, आप पहले कोई जिस तरह फंगस का अटैक हो सकता है, इंसेक्ट का अटैक हो सकता है, उस ओवरऑल हम इनको पेस्ट कह सकते हैं कि ये पेस्ट अटैक है। ओवरऑल इसको लिए जो है पेस्ट का वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंसेक्ट और पेस्ट का डिफरेंस हो तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि इंसेक्ट जो है वो आप कह लें कि फायदेमंद भी हो सकते हैं बाद इंसेक्ट, और बाद जो है वो आप कह लें कि इंसेक्ट जो है वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं, लेकिन पेस्ट हमेशा नुकसानदेह ही होता है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो आते हैं आज ये टॉपिक की तरफ। जो हम पहली हेडिंग को डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन को, सिलेक्टिव ब्रीडिंग को हमने डिस्कस कर लिया, जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। कंट्रोल पैथोजन में हमने केमिकल कंट्रोल को डिस्कस किया था लास्ट टाइम, और केमिकल को कंट्रोल किया था तो आप कह लेंगे जिस तरह हमने फंगस को अटैक करने के लिए फंजीसाइड का इस्तेमाल किया था, पेस्ट को कंट्रोल करनी पेस्टिसाइड का, इंसेक्ट को कंट्रोल करना इंसेक्टिसाइड। लेकिन उसके हमने जो हमारा लास्ट पे था ना कि उसके कुछ आप कह लेंगे नुकसानात थे केमिकल कंट्रोल के, जिस तरह आप वो इंसान की बॉडी के अंदर चला जाता है और इस तरह इंसेक्ट में, बाद इंसेक्ट में उसकी रेजिस्टेंस भी पैदा हो जाती है। तो केमिकल कंट्रोल के स्टूडेंट कुछ नुकसानात थे जिनको हमने डिस्कस किया था। अब उन हमें जो नुकसानात थे उन नुकसानात से बचने के लिए एक और कंट्रोल है जिसका नाम है बायोलॉजिकल कंट्रोल। स्टूडेंट क्या है? बायोलॉजिकल कंट्रोल। अब ये अगर हम कंट्रोल इस करें, अब मतलब आप कह लें कि आजकल मॉडर्न दुनिया में इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए अगर हम ये बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो जो केमिकल कंट्रोल के नुकसानात हैं उनसे हम बच सकते हैं। तो शॉर्ट डेफिनेशन तो स्टूडेंट इसकी ये है कि कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि हम केमिकल का इस्तेमाल करें, हम जिंदा जानदारों के जरिए उनको कंट्रोल करें, तो इसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल। इसको क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। एलिमिनेट ऑल हैजर्ड ऑफ द केमिकल कंट्रोल। अब यही बात लिखी हुई जो मैंने आपको बात बता दी। हैजर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट नुकसानात, एलिमिनेट का मतलब निकाल देता है। तो जितने भी केमिकल कंट्रोल के नुकसानात हैं उनसे हम जो है वो बच सकते हैं। किसके जरिए? बायोलॉजिकल कंट्रोल के जरिए। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल पेस्ट आर डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पेस्ट को हम जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको खत्म करते हैं। किसके जरिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कंपीट विद और इवन ईट देम अप। ये स्टूडेंट आपने नोट करना है अच्छे तरीके से कि दैट कंपीट विद और इवन ईट देम अप,
यानी दो तरीकों से, ठीक है। पहला पहला तरीका क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके साथ कंपीट करेंगे, और दूसरा तरीका क्या है कि या फिर उसको बिल्कुल ही खा जाएंगे, यानी वो इसकी खुराक होंगे। यानी स्टूडेंट नोट कर लें कि बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हमने उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना है कि या तो वो उन जो पेस्ट हैं उनके साथ कंपीट करें। अब कंपीट जो है खास तौर पे दो कंपटीशन में दो चीजों को मद्देनजर रखा जाता है ज्यादातर, एक स्पेस के लिए, एक फूड के लिए। अब लाजमी बात है फूड तो इनकी है, फूड के लिए तो कंपटीशन नहीं होना चाहिए, स्पेस के लिए कंपटीशन होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें कि वो भी उसी जो है प्लांट को, उन्हीं आप कहने के जो क्रॉप्स लगी हैं उन्हीं को खाना शुरू कर दें, वो उनसे भी ज्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए जो उनके आप कह लें कि जो पेस्ट वगैरह हैं उनको खा जाएं, या फिर उनके लिए स्पेस का प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है ना। यानी या तो उनके साथ कंपीट करें या फिर उनको बिल्कुल ही मार दें। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल। एग्जाम्पल इसकी क्या है, एग्जाम्पल से स्टूडेंट आपको ये बात ज्यादा समझ आ जाएगी। एन एफिड दैट अटैक वॉलनट ट्री, ये एक आप कह लें कि एक छोटा सा सब्ज कलर का एक जो है ना आप कह लें कि वर्म होता है, कीड़ा होता है, जो किस पे अटैक करता है, अखरोट के दरख्त पे, वॉलनट ट्री पे अटैक करता है। इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय बायोलॉजिकली बाय वास्प। वास्प किसे कहते हैं, ये छोटी सी भेड़ को, ठीक है, ये जो येलो कलर की होती है ना, दैट पैरासाइज दिस एफिड, जो इस एफिड को क्या करती है, यानी कि इसको मार देती है, इसको किल कर देती है। पैरासाइज का मतलब यानी कि इसको खत्म कर देती है। तो किसके जरिए एफिड को कंट्रोल किया गया, किसके जरिए, वास्प के जरिए, यानी एक जानदार के जरिए ये कंट्रोल किया गया। तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल की पहली एग्जांपल है। अगर इस तरह आ जाए कि व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड गिव एग्जांपल, तो हम आप ये एग्जांपल दे सकते हैं एफिड वाली। दूसरी एग्जांपल भी स्टूडेंट लिखी हुई है यहाँ पे कि सम बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड एज ए बायोपेस्टिसाइड। कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जिनको हम बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बोर्ड पेपर में अलग क्वेश्चन आया हुआ है स्टूडेंट कि व्हाट इज बायोपेस्टिसाइड, गिव एग्जांपल। तो ये बायोपेस्टिसाइड को भी आपने नोट करना है अच्छे तरीके से, ये ऑलरेडी बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो यानी कि बाद बैक्टीरिया को भी हम इस्तेमाल करते हैं बायोपेस्टिसाइड के, क्या इसका मतलब क्या होगा, यानी कि बैक्टीरिया जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे पेस्ट को मारने के लिए। साइड का मतलब होता है ना किलिंग, मारना। अब ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, द प्रोसेस थ्रू विच पेस्ट आर कंट्रोल्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड। ये बुक के अंदर डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया है कि अगर ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए पेस्ट को कंट्रोल किया जाए, किसके जरिए, सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए कंट्रोल की जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोपेस्टिसाइड। अब अगर डेफिनेशन आ जाती है कि व्हाट इज बायोपेस्टिसाइड, गिव एग्जांपल, तो ये आप डेफिनेशन लिख देंगे और इसकी जो एग्जांपल है वो कौन सी लिख देंगे, बैक्टीरिया की। बल्कि अगर बायोपेस्टिसाइड में अगर दूसरी एग्जांपल लिखना चाहें तो वो आप ये एफिड भी लिख सकते हैं, एफिड और वास्प वाली। इस तरह अगर सिंपल ये पूछ लिए कि व्हाट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, गिव्स एग्जांपल, तो उसमें भी आप डेफिनेशन और ये दोनों एग्जांपल लिख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यानी 3 मेथड हमने मुकम्मल डिस्कस कर लिए। अब कौन सा है जी, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इसका लफ्जी मतलब स्टूडेंट आपने समझना, अगर इसका आपको लफ्जी मतलब समझ आ जाता है ना, तो ये बड़े अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएगी। इंटीग्रेटेड का लफ्जी मतलब होता है स्टूडेंट जुड़े होना, किसी की चीज के साथ जो लिंक होता है ना, जुड़े होना, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड। डिजीज बीमारी, मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट। तो आप कह लें कि किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ जुड़े हुए जितने भी तरीके हैं, उसके साथ जो लिंक, जितने भी एक डिजीज के साथ, एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जितने भी तरीके हैं उस मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए, उन तमाम तरीकों को जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। स्टूडेंट बात समझ आ गई आपको? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट से मुराद क्या है कि किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए उस मैनेजमेंट के साथ, उस डिजीज के साथ उसको जितने भी तरीकों से कंट्रोल किया जा सकता है, वो जितने भी उस मैनेजमेंट के साथ लिंक कर रहे हैं, उसके जरिए उसको क्या बोला जाता है, ओवरऑल इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यानी एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए जितने भी तरीके हैं जो उस मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए, वो तमाम को इस्तेमाल करते हैं, तो इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। अब इसमें एक दो तरह की, एक तो डिजास्टर डिजीज को कंट्रोल किया जाता है, यानी कि आप कह लें कि जो बीमारी आए बिल्कुल आप कह लें कि तबाही फेर दे हर तरफ उसको, या फिर कॉमन डिजीज को भी कंट्रोल किया जाता है इसके जरिए। अब देखें ना, एक डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम क्या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए जो दवाइयां वो आप पहले मुफ्त दे सकते हैं, उसके लिए जो टेस्ट है वो फ्री कर सकते हैं। जो भी हम तरीके अपनाते हैं, सारे इन तमाम तरीकों को जो लिंक कर रहे होते हैं उस डिजीज को खत्म करने के लिए, वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी स्टूडेंट, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ अ पार्टिकुलर डिजास्टर डिजीज।
यानी उसका बेहतरीन कंट्रोल करना है आपने किसी पार्टिकुलर डिजीज, जो खास तौर पे कौन सी हो, डिजास्टर डिजीज, और ऑल द कॉमन डिजीज ऑफ अ प्लांट, या फिर जितनी भी उसकी प्लांट की कॉमन डिजीज हैं उनको कैन बी अचीव बाय यूजिंग ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। ठीक है, एक तो याद रखना है स्टूडेंट कि कौन से मेथड अपनाने हैं। ये बात अहम है कि दो लफ्ज ये लगे हुए हैं, दो वर्ड यहां पे आपने देखने हैं, रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट, ऑल रेलिवेंट अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डिजीज कंट्रोल। रेलिवेंट का मतलब ये है ना कि अब देखें डिजीज जिस तरह की, अब अगर एड्स की डिजीज है तो ऐसा ना हो कि जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हो वो किसकी कर रहे हो, हेपेटाइटिस की कर रहे हो, तो जो उसके साथ रेलिवेंट मेथड है वो ही आपने हमने जो है ना अप्लाई करने हैं। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है मुनासिब, कि मुनासिब से मुराद, अब ये मतलब भी आपने समझना है। आप समझे कि ये अगर अगर समझे कि ये कोई, अगर सपोज ये कोई प्लांट का, अगर ये कोई बाग है, ठीक है, जिससे हमें कोई, आप पहले कोई 10,000 रुपए का फ्रूट मिलेगा, ठीक है ना, तो हम उस पर खर्चा कर देते हैं 50,000 का, तो ये तो कोई फिर अप्रोप्रिएट ना हुआ ना, ये कोई मुनासिब चीज नहीं है। तो रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड हमने अप्लाई करने हैं उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। सच एन अप्रोच ऑफ डिजीज कंट्रोल इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। जो ऐसी अप्रोच होती है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं। आप देखें जिस तरह मैं आपको डिजास्टर डिजीज का मतलब ये होता है जिस तरह आप देखें, ये आपका समझ लें कि जिस तरह पोलियो था किसी वक्त में पहले, वो अब डिजास्टर डिजीज थी, ठीक है ना, हर तरफ आप कह लें कि फैल रही थी, तो उसको, या फिर आप कह लें कि कॉमन डिजीज किसे कहते हैं, जिस तरह आप देखें नज़ला हो जाए, अब ये कॉमन डिजीज है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा फैल रहा हो तो फिर इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत होती है। तो इस तरह प्लांट के अंदर भी इस तरह की डिजीजेज होती हैं जो कि डिजास्टर डिजीजेज होती है, या फिर उसमें जो प्लांट के अंदर कॉमन डिजीजेज होती हैं जिनको कंट्रोल किया जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। स्टूडेंट ये एक आप पहले कि वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। नंबर 5 स्टूडेंट, ये भी कह लें कि बड़ा स्पेशल किस्म का टॉपिक है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। जिस तरह आपने स्टूडेंट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के वर्ड समझे थे, बिल्कुल इसी तरीके से आपने हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के भी वर्ड समझने हैं। हाइड्रो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, पानी, वाटर। पोनिक का मतलब होता है यानी कि काश्तकारी करना, ठीक है। कल्चर का मतलब होता है ग्रो, टेक्निक मतलब कोई भी काम करने का तरीकाकार। तो जब हम, आप कहने कि जो काश्तकारी करते हैं, ठीक है, प्लांट को ग्रो करवाते हैं, अगर जब ये हम पानी में ग्रो करवाएंगे बजाय कि किस में, सॉइल में, यानी सॉइल में ग्रो नहीं करवाएंगे, किसके अंदर करवाएंगे, पानी के अंदर ग्रो करवाएंगे, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। मतलब स्टूडेंट आपने समझ लिया हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का, कि हम प्लांट को ग्रो करवाएंगे किसके अंदर, पानी के अंदर। अच्छा, यहां पे ना मैंने पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन लिख दिया इसको समझने से पहले ना, कि व्हाई हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक रिक्वायर्ड, इसकी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की जरूरत क्यों पेश आई, क्यों पेश आई, इसका आंसर लिखा हुआ है कि सॉइल इज अ कम्प्लेक्स मीडियम। सॉइल जो है वो क्या है, एक कम्प्लेक्स मीडियम है। सॉइल बहुत, उसमें काफी ज्यादा आप कह लें कि न्यूट्रिएंट्स हैं। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट ऑन द ऑन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट बाय ग्रोइंग दैम इन सॉइल। ये तकरीबन आप कह लें कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि हम प्लांट को सॉइल के अंदर ग्रो करवाएं और हमें ये पता चल जाए स्टूडेंट कि इस प्लांट के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा रिक्वायर हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम रिक्वायर हैं, और कौन से न्यूट्रिएंट इस प्लांट के लिए रिक्वायर ही नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि सॉइल इज अ वेरी कम्प्लेक्स मीडियम। तो इसलिए हम प्लांट को किसके अंदर ग्रो करवाते हैं, पानी के अंदर, ताकि हमें पता चल जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है और कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी नहीं है। अब इसको हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। इन दिस टेक्निक, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर। प्लांट्स को ग्रो किया जाता है किसके अंदर, इन एरिएटेड वाटर, यानी उस वाटर के अंदर स्टूडेंट जिसके अंदर एयर शामिल हो, ऑक्सीजन शामिल हो। बात समझ आ गई ना। यानी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक के अंदर क्या हम करते हैं, इन दिस टेक्निक द प्लांट्स आर ग्रोन इन एरिएटेड वाटर, जिसमें क्या हो, एयर शामिल हो, यानी कि आप समझ लें कि दूसरे लफ्जों में ऑक्सीजन होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना, क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। टू विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट्स हैव बीन एडेड, जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिनरल साल्ट वगैरह ऐड किए जाते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि इसके लिए कौन सी न्यूट्रिएंट्स जो है वो जरूरी है और कौन से न्यूट्रिएंट इसके लिए जरूरी नहीं है। अब देखें इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस से पहले मैं आपको ये समझाता हूं स्टूडेंट कि ये जो ये बात आपने समझनी है कि जो मट्टी है ना, मट्टी प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। ये बात स्टूडेंट आप नोट कर लें
कि मिट्टी जो होती है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं होती, मिट्टी सिर्फ उस प्लांट को गाड़ने के लिए होती है, ठीक है ना, उसको एंकर करने के लिए होती है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, ठीक है ना। जरूरी क्या होते हैं, जरूरी उसके लिए वही होते हैं जो उसमें मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मौजूद है। तो यहां पे हम जब इसको पानी के अंदर ग्रो करवाएंगे, पानी के अंदर प्लांट को ग्रो करवाएंगे, तो आप देखें हम न्यूट्रिएंट उसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट जो है वो डालेंगे। सपोज हम आप कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, पोटाशियम इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस इस्तेमाल, तो हमें पता चल जाएगा कि इनकी ग्रोथ हो रही है। अब हमें पता चल गया कि सपोज आप देखें ये कोई यहाँ पे कोई प्लांट है, ठीक है ना। अब ये देखें, ये आप ये कह लें ये वाटर है, ये सारा क्या है, वाटर है, पानी है। क्योंकि पानी के अंदर आपने ग्रो करवाना है ना। साइल मैंने आपको कहा स्टूडेंट कि सिर्फ जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, प्लांट को एंकर करने के लिए। अगर ये हमने कोई प्लांट ग्रो करवाना है, यहाँ पे ये प्लांट है, तो इसके लिए हम इसको आप कह लें कि एंकर करने के लिए कोई क्लिप का इस्तेमाल कर लें। किसका इस्तेमाल कर लें स्टूडेंट, कोई क्लिप का। तो आप कह लें कि जो साइल का काम है ये क्लिप करना शुरू कर देगा इसको, यानी आप कह लें कि इस पानी के अंदर गाड़ के रखेगा। अब इस पानी के अंदर हम मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। इसमें अंदर हम मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करेंगे। है तो ये इसके अंदर पानी ना, पानी तो पहले ही मौजूद है, एरिएटेड वाटर है, इसके अंदर एयर जो है वो शामिल है। अब हम समझते हैं कि सपोज आप कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं, फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी न्यूट्रिएंट से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो रही है और कौन सी न्यूट्रिएंट से नहीं हो रही। अब जिनसे अच्छी हो रही है फिर हम ये भी चेक कर सकते हैं स्टूडेंट, अब जिन न्यूट्रिएंट से इसकी ग्रोथ प्लांट की अच्छी हो रही होगी फिर हम एक एक करके उसको आप क्या करें, निकालेंगे। आप समझें कि फर्ज करें कि इसकी जो प्लांट की ग्रोथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, कैल्शियम की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से और पोटाशियम की वजह से, ठीक है। अब हम सपोज क्या करते हैं कि इस मैग्नीशियम को निकाल लेते हैं, मैग्नीशियम को क्या करते हैं, निकाल। तो अब प्लांट पे क्या असर होगा, प्लांट के जो पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हमें इसके जो आप कह लें जो अगर इस न्यूट्रिएंट की जो कमी के, प्लांट के अंदर किसी न्यूट्रिएंट की कमी के असरात का भी हम मुताला कर लेंगे कि अगर ये न्यूट्रिएंट प्लांट को नहीं देंगे तो उसके ये असरात होंगे। अब फिर हमें बाद में पता चला कि मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि पत्ते के अंदर जो है वो क्लोरोफिल बनता है और उसकी वजह से वो जो है वो ग्रीन नजर आते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट ना सिर्फ हम ये चेक कर सकते हैं कि प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट जरूरी कौन से हैं और कौन से जरूरी नहीं है, जो कि हम साइल के अंदर नहीं इस्तेमाल, ये काम नहीं कर सकते थे ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि साइल इज अ कम्प्लेक्स मीडियम, साइल के हर जर्रे में आपका न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इस तरह हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है और कौन से न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट एक और बात भी है यहाँ पे जो कि आपकी बुक के अंदर तो नहीं लिखी हुई, कि बाज दफा ऐसा होता है कि जब हम प्लांट को पानी के अंदर ग्रो करवाते हैं तो रूट्स जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो उससे बाद जो साइंटिस्ट है ना वो इनर्ट साइल का इस्तेमाल करते हैं। किस साइल का स्टूडेंट, इनर्ट साइल का इस्तेमाल करते हैं। अब इनर्ट साइल कौन सी होती है, इनर्ट साइल वो होती है कि जिसके अंदर आप कह लें कि न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल ना हो, यानी कि जिसके अंदर आपको पता हो कि इस साइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स हैं, या बिल्कुल ही उसके अंदर बिल्कुल वो उस साइल के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं है, जो आप इस्तेमाल करेंगे वही उसके अंदर होंगे। तो बाज दफा उन रूट को आप कह लें कि नुकसान, उसके रूट के नुकसान को बचाने के लिए जो डैमेज हो रही थी, बाज साइंटिस्ट इस टेक्निक के अंदर इनर्ट साइल का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट इसकी सिग्निफिकेंस लिखी हुई है कि हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है। इट इज यूज टू टेस्ट वेदर अ सर्टेन न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर प्लांट और नॉट। ये अब आप बात समझ आ गई होगी कि ये न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है या नहीं है। नंबर 2 इसकी इंपॉर्टेंट, एस्ट्रोनॉट्स में यूज इट फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल। जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, खिलाबाज हैं, क्योंकि वो आपको पता है ना स्पेस के अंदर उन्होंने महीनों, हफ्तों, महीनों, बल्कि आप कहें कि साल तक भी रहना पड़ता है। तो अब उन्होंने, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो खिलाबाज जो है वो बाजार से सब्जी ले आए, तो वो सब्जियां फिर स्पेस के अंदर इसी टेक्निक के जरिए जो है वो ग्रो करवाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक की पॉइंट लिखा हुआ है, इसको भी नोट कर लें कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग हाउएवर इज येट नॉट फिजिबल। फिजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, कि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग अभी तक पॉसिबल नहीं है। अब इससे मुराद से मुराद स्टूडेंट ये है कि जिस तरह बहुत बड़े लेवल के कि हम इसके फार्म बनाना शुरू कर दें, तो ये आप कह लें कि इम्पॉसिबल है। इसके बाद स्टूडेंट एक और टेक्निक जो लिखी हुई है नंबर 6, 5 जो हमने डिस्कस कर ली है, नंबर 6 कौन सी है, पॉस्चराइजेशन की। अब क्योंकि इसको हमने खुराक को बनाना है महफूज,
अब देखें ना, अब अगर हमने फूड को इंक्रीज कर लिया है, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लिया है, लेकिन अगर हम उस खुराक को महफूज स्टूडेंट ना बना सके तो वो खुराक जाया हो जाएगी। फिर खुराक को बढ़ाने का, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का हमें क्या फायदा मिलेगा? क्योंकि खुराक ने जो है वो आप कह लें कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बार दफा ट्रांसपोर्ट होती है, एक कंट्री के अंदर आप कह लें कि कई दिन लग जाते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने में, तो वो तो प्रॉब्लम बन जाएगा, वो खराब हो जाएगी। तो ये एक टेक्निक है पास्चराइजेशन। इट इज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर। इट इज डेवलप्ड बाय लुइस पास्चर, ये एक साइंटिस्ट थे। इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर मिल्क, इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन preservation प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, यानी दूध या फिर इसकी दूध की जो बनी हुई अशिया है वो इस टेक्निक के जरिए जो महफूज बनाई जाती हैं। तो इसके बारे आप स्टूडेंट सिर्फ इतना याद रख लें कि पास्चराइजेशन जो है, अब हम दूध को जो है ना आप कह लें कि बहुत हाई टेम्परेचर पे थोड़े वक्त के लिए गर्म कर लें, या फिर अगर लो टेम्परेचर पे आपने उसको गर्म करना है तो फिर थोड़ा ज्यादा वक्त के लिए कर लें, इसको बोला जाता है पास्चराइजेशन। आमतौर पर आप देखें ना, मिल्क को जो है आप कह लें कि जो दूध को महफूज बनाने के लिए उसको हीट अप किया जाता है, पास्चराइज किया जाता है, क्योंकि अब अगर हम उसको गर्म ना करें ना तो आमतौर पर एयर से दाखिल होते हैं बैक्टीरिया दूध के अंदर, और दूध जो है वो खराब हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको पास्चराइज करके, यानी उसको हीट अप करके, उसको हाई टेम्परेचर करके जब वो पास्चराइज हो जाए तो हम जो है उसको फौरी तौर पर क्या कर देते हैं, पैक कर देते हैं। जिस तरह आप देखें ना, ये पैकिंग दूध हमें मिलता है ना, तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि पास्चराइज मिल्क। अब फौरी तौर पे पैक करेंगे तो फिर बैक्टीरिया उसके अंदर दाखिल नहीं होंगे और वो जो है दूध जो है वो खराब नहीं होगा। थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि डिफरेंट टेक्निक ऑफ फूड प्रिजर्वेशन हैव बीन डेवलप्ड फॉर प्रोटेक्टिंग फूड फ्रॉम द स्पॉइलेज, यानी खराब होने से बचाने के लिए, सुपाली का मतलब होता है खराब, एंड फॉर इट्स यूज एंड ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट डैमेजिंग इट्स क्वालिटी, ताकि वो अगर ट्रांसपोर्ट भी जितना मर्जी कर लें तो उसकी क्वालिटी जो है वो खराब ना हो। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन, जिस तरह मैंने वो लिखा था ना हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक में, आगे क्वेश्चन कि व्हाई हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि व्हाई पास्चराइजेशन रिक्वायर्ड, कि पास्चराइजेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि अब बार दफा एक आप कह लें कि जिस तरह ये लिखा होता है ना कि ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कि बाद दफा बहुत आप कह लें कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, मैंने जिस तरह आपको पहले बता दिया था कि बाद दफा कंट्री टू कंट्री जो है खुराक जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है, या एक कंट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा सफर करती है, तो फिर उसकी क्वालिटी जो है वो खराब होने का खतरा होता है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।